दोस्तों नमस्कार। दिल्ली की राजनीतिक धड़कनों को परखना सीख लीजिए, क्योंकि 2024 का चुनाव इसी के इर्द गिर्द होना है। राजनीतिक तौर पर इस देश में बीते 10 बरस में जो भी राजनीतिक पाठ पढ़ाया गया, उसके निशाने पर सीधे तौर पर विपक्ष रहा, विपक्ष के नेता रहे, विपक्ष के राजनीतिक दल जो सत्ताधारी दल को चुनौती दे सकते हैं, उनको साधना ही गवर्नेंस के तौर तरीके रहे। लेकिन इस दौर में जब जेल जाने से बचने हुए तमाम राजनीतिक दलों के कद्दावर नेता अपनी पार्टियां छोड़कर सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, जिस दौर में उन्हें डर रहता है कि पता नहीं कब गिरफ्तारी हो जाए, उस दौर का राजनीतिक पाठ अगर दिल्ली मॉडल के जरिए यह उभर कर आ जाए कि जनता के साथ कोई गिरफ्तार मुख्यमंत्री या जेल जा चुका मुख्यमंत्री भी उनके हितों को साध रहा है, तो इसके मतलब बहुत साफ हैं कि वह चुनावी राजनीति बिल्कुल नए तेवर के साथ दिल्ली के मॉडल में खड़ी हो चली है और अब उसे निशाने पर लेना शायद मुश्किल होगा। आज इन धड़कनों को हम आपके सामने रखेंगे, एक एक चीज को रखा जाएगा जिससे आप समझ जाएंगे कि 2024 का चुनाव क्यों एक नई लकीर को खींच रहा है, क्यों इसके जरिए जनता की भागीदारी बढ़ रही है और क्यों जेल में बैठकर भी अरविंद केजरीवाल अपने वोटरों की चिंता व्यक्त बार बार क्यों कर रहे हैं और दिल्ली सरकार के मंत्री उसे बताने के लिए बार बार सामने क्यों आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति इससे पहले कभी नहीं थी कि जेल जाना आसान हो जाए और जेल से सरकार चलाना कहीं ज्यादा आसान हो जाए। और अगर जेल से सरकार चल सकती है तो फिर क्या ईडी और क्या गिरफ्तारी क्या मायने रखेगी। अगर इन परिस्थिति को एक एक करके समझे तो सबसे पहले चुनावी राजनीति के हिस्से में आज खड़े हो जाइए और समझिए कि दिल्ली के सिर्फ 1.5 करोड़ वोटर हैं। उन 1.5 करोड़ वोटर में हर तीसरा वोटर पूर्वांचल का है। पूर्वांचल का मतलब उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका और बिहार का इलाका, और कुछ बंगाल का हिस्सा, कुछ उड़ीसा का हिस्सा, जहां से हर तीसरा वोटर दिल्ली के भीतर इन राज्यों से आता है। यानी उन वोटरों की मौजूदगी और उनकी मुश्किल हालात, जो अपने घर को छोड़कर दिल्ली में रह रहे हैं, उनको जो पानी चाहिए, जो बिजली चाहिए, जो इलाज चाहिए, जो स्कूल चाहिए, उसकी चिंता अगर अपने आदेशों के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में पहुंचकर भी कर रहे हैं, तो फिर उन वोटरों का दिशा क्या होगी, उन वोटरों के आश्रय कौन सी राजनीति साधी जाएगी। क्या यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें पहली बार यह बतला दिया गया कि हम गिरफ्तार हो सकते हैं, जेल जा सकते हैं, लेकिन हम चुनी हुई सरकार हैं और आपके तमाम आरोप जो थे वह बेमानी थे और गिरफ्तारी गैरकानूनी है? क्या यह सही है? हालांकि हाईकोर्ट कल इस पर सुनवाई करेगा। कल 10:30 बजे अरविंद केजरीवाल की पिटीशन पर सुनवाई होनी है, जिसमें उनका कहना है कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी तरीके से की गई। लेकिन सवाल इस दौर में यह नहीं है। सवाल यह है कि इससे पहले सीबीआई को लेकर 11 राज्यों ने उसका बायकॉट कर दिया और कहा कि सीबीआई हमारे राज्य में नहीं घुसेगी। वो तमाम राज्य गैर बीजेपी शासित राज्य थे। उस वक्त पंजाब भी था, राजस्थान भी था, छत्तीसगढ़ भी था, बंगाल भी था, और इस परिस्थिति में तेलंगाना भी था और कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश भी था। एक लंबी कतार है तमाम राज्यों की जिन्होंने सीबीआई का बायकॉट किया, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि केंद्र सरकार सीबीआई के जरिए दखल दे रही है उनकी राजनीति में और उनके गवर्नेंस में। अब सवाल ईडी का था, तो ध्यान दीजिए, ईडी ने 9 नोटिस भेजे, लेकिन हर नोटिस को गैर कानूनी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने करार दे दिया। 10वां नोटिस सर्च वारंट के साथ आया और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। यही वो सवाल था जिसमें चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को अगर ईडी गिरफ्तार कर लेती है और इस देश की राजनीति में ईडी, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या संसद और क्या राष्ट्रपति भवन, तमाम जगहों पर यह मुद्दे ईडी के जरिए विपक्ष अगर उठाता रहा, तो अगला सवाल यह भी है, क्या ईडी की अब कोई भी गिरफ्तारी कोई मायने नहीं रखेगी? अगर जेल से ही निर्देश देकर सरकार चलाई जा सकती हो, तो ऐसे में किसी नेता को और कमजोर किया जाएगा या और मजबूत किया जाएगा?
क्योंकि केजरीवाल जेल में बंद हैं। पहला पत्र उनका जो निकल कर आया उसमें उन्होंने चिंता जताई कि गर्मी आ रही है और दिल्ली के उन इलाकों में जहां पर पानी की किल्लत होती है, सीवर का प्रॉब्लम है, उसका समाधान किया जाए। और आज एक दूसरा पत्र निकल कर आया जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक हो या दिल्ली के अस्पताल हो, वहां पर जो गरीब मरीज आते हैं जिनके पास पैसा नहीं है और इलाज के लिए उन्हें मुफ्त दवाई मिलनी चाहिए और मुफ्त जांच भी होनी चाहिए। यानी जनता या कहें वोटर, दोनों दृष्टि से समझिए तो अगर कोई मुख्यमंत्री जेल में बैठकर अपने राज्य के वोटरों का ख्याल इस तौर पर रख रहा है, जो सवाल इस देश के तमाम राज्यों के भीतर हर वोटर के साथ जुड़े हैं। आप बिहार चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, बंगाल चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, राजस्थान चले जाइए या देश के किसी भी राज्य में चले जाइए, वहां पर पानी का सवाल और अस्पताल का सवाल, इन दो सवालों को लेकर मुख्यमंत्री अपने सीएम हाउस में बैठकर भी समाधान कर नहीं पाता है। लेकिन यहां तो मामला जेल से भी इनके रास्ते निकालने का है। तो यह मैसेज क्या है? यह पहला मैसेज सबसे बड़ा यह है कि इस दौर में जो जांच एजेंसियां हैं उनकी जांच कोई मायने नहीं रखती है, उनकी गिरफ्तारी कोई मायने नहीं रखती है और किसी नेता, और वह भी चुने हुए नेता जो मुख्यमंत्री पद पर हो, उसको जेल में डालने से रास्ता बंद उसकी राजनीति का नहीं होगा, बल्कि कहीं ज्यादा तीखे तरीके से वह राजनीति कर सकते हैं। और यह मैसेज आज खुलकर दोबारा तब आ गया जब सवाल उठने लगे कि ईडी की गिरफ्त में अरविंद केजरीवाल जहां कैद हैं, वहां पर वकील भी मिलने जाएं या फिर उनकी पत्नी भी जाए या फिर कोई सेक्रेटरी भी उनका जा रहा हो, तो सबकी जांच पहले हो जाती है और जो बैठक भी होती है वह भी सीसीटीवी के निगरानी में होती है। और बड़ी बचकानी हरकतों के साथ इस दौर में यह बात खड़ी हो गई कि तब आदेश जेल से कैसे दे सकते हैं। दरअसल यह राजनीति का नया पाठ है जिसमें एक चुने हुए मुख्यमंत्री को पद से हटाने के लिए यह पूरी की पूरी चक्रव्यूह की रचना की गई। यह मैसेज वही शख्स दे रहा है जिसकी अपनी राजनीतिक सत्ता इस दौर में खतरे में है, और दूसरी तरफ वही राजनीतिक सत्ता इन आदेशों को दे रही है कि गिरफ्तारी कैसे हो, किस रूप में हो, जिसे इस दौर में चुनाव में अपनी जीत के मोहर के साथ चुनाव लड़ने के मैदान में जाना है और जहां उसका सामना वोटरों से होना है, उन वोटरों से जो दिल्ली की राजनीति के साथ इस देश के भीतर में अपने अपने इलाके में पहुंचकर बतलाते हैं कि दिल्ली में उन्हें कौन सी सुविधा कैसे मिल जाती है जो उनको अपने राज्य में नहीं मिलती है। पहला मैसेज, क्या सीबीआई पहले राउंड में फेल हुई? दूसरे राउंड में ईडी की गिरफ्तारी और जेल में केजरीवाल को डालना भी फेल हो गया, क्योंकि उनके मंत्री जो इस दौर में हेल्थ सर्विस को संभाल रहे हैं वो सामने आए और उन्होंने क्या कहा, ठीक उसी तर्ज पर जब इससे पहले जल मंत्री आतिशी सामने आई थी, आज भारद्वाज सामने आए। सुना जाए जरा। पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। कुछ अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते हैं, जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं, वो उपलब्ध नहीं हैं। और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो जेल के अंदर हों, बाहर हों, जब भी कोई गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ लेने जाए उसे दवा मिले, और अगर उस गरीब आदमी को दवा नहीं मिलेगी, एक बड़ी साधारण सी बात है दोस्तों कि एक मिडिल क्लास आदमी अगर अस्पताल में जाए, दवा ना मिले तो वो खरीद सकता है, मगर दिल्ली के अंदर लाखों ऐसे गरीब परिवार हैं जो दवाइयों के लिए पूरी तरीके से सरकारी अस्पतालों में आश्रित हैं। अब यह मैसेज किसके लिए है? यह मैसेज बीजेपी के लिए नहीं है,
यह मैसेज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है, यह मैसेज आपके और हमारे लिए भी नहीं है। यह मैसेज तो उन वोटरों के लिए है जो दिल्ली में किसे सत्ता पर बैठाना है ये वो तय करते हैं, और यह मैसेज उनके जरिए वह उड़ीसा हो, बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका हो, वो तमाम इलाकों में यह मैसेज चला जाता है कि दिल्ली की राजनीतिक धड़कनें किस रूप में बढ़ गई है। और इन राजनीतिक धड़कनों के जरिए इस देश की राजनीति को चुनौती जनता को ही देनी है। राजनीतिक पार्टी से हटकर जनता ही यहां पर राजनीतिक तौर पर सक्रिय तो नहीं हो जाएगी, यह सवाल दिल्ली में हर किसी को डरा रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में लगभग 49,74,000 वोट आम आदमी पार्टी को मिले थे, जो लगभग 53% थे। बीजेपी को लगभग 35,75,000 वोट मिले थे, जो तकरीबन 38% थे। लेकिन लोकसभा में यह खेल थोड़ा उल्टा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी चेहरे के तौर पर 2019 में, और वहां पर केजरीवाल कहीं सामने खड़े दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि उस दौर को याद कीजिए तो 49 लाख वोट जो थे वह बीजेपी को मिले। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 15,71,000 वोट मिले। कांग्रेस तीसरी पार्टी के तौर पर 2019 के लोकसभा चुनाव में तो उसको लगभग 19.5 लाख वोट मिले थे। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ खड़ी है। सामान्य मैथमेटिक्स कहता है कि दोनों के वोट को जोड़ दीजिए। अगर आप दोनों के वोट को जोड़ भी देते हैं तो भी सवाल यह है कि उसके 49 लाख हैं, जो लगभग 56% है, और दूसरी तरफ सिर्फ 40-41% है, तो कहीं मैथमेटिक्स काम नहीं करती है। और यहीं से असल राजनीति शुरू होती है, क्योंकि दिल्ली के भीतर 1.5 करोड़ वोटरों में तकरीबन 675 स्लम्स के इलाके हैं। वो स्लम जहां मुफ्त में पानी बिजली की व्यवस्था है, बच्चों के स्कूल जाने की व्यवस्था है, इलाज मुफ्त का मिल जाएगा इसकी व्यवस्था है। उन 675 झोपड़पट्टियों में रहने वाले तकरीबन 15.5 लाख लोग, या 15.5 लाख वोटर कहिए, यहां पर उन वोटरों के आश्रय समझिए कि उस पर किसका कब्जा होगा। कोई जेल में बैठकर अगर संदेश दे रहा है तो पहला राउंड तो यह है। और उसके भीतर अगर और जाइएगा, परिस्थिति में समझिएगा, तो सिर्फ यह झोपड़पट्टी का मसला नहीं है। इस दिल्ली के भीतर एक बड़ी तादाद लोअर मिडिल क्लास की है, और इनकी तादाद दिल्ली के भीतर तकरीबन 80 लाख की है। यानी सबसे बड़ी तादाद में लोअर मिडिल क्लास है, और उसके बाद मिडिल क्लास है, और उसके बाद अपर मिडिल क्लास, और फिर अपर क्लास है। यह दिल्ली का पूरा पैमाना है। लेकिन अगर 90 लाख के लगभग एक ऐसा वोटर है दिल्ली के भीतर बैठा हुआ जो राजनीतिक तौर पर अपनी जरूरतों का समाधान चाहता है, क्योंकि गांव को पीछे छोड़कर आया है, अपने माँ बाप घर को पीछे छोड़ के आया है, और दिल्ली की राजनीति में उसे सुविधा मिल गई, कमाई कम ही क्यों ना हो रही हो, लेकिन बिजली, पानी और स्वास्थ्य यानी हेल्थ भी मिल जाए, और इन सब के बीच बेटे के लिए और बेटी के लिए स्कूल भी मिल जाए, तो यह एक ऐसा इमोशनल एस्पेक्ट है जिसको बीते एक हफ्ते के भीतर नहीं बल्कि 4 दिनों के भीतर केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाकर दिखा दिया। हो तो आप हमें बर्खास्त कर दीजिए, क्योंकि राजनीतिक तौर पर बर्खास्तगी का मतलब बहुत साफ होगा कि 2024 के केंद्र में केजरीवाल की बर्खास्तगी आकर खड़ी हो जाएगी। दूसरा सवाल है, कोई अगर जेल चला गया तो सरकार कैसे चला सकता है? तब तो हर कोई जेल से कुछ भी कर सकता है, कोई अपराधी भी हो। लेकिन यहां सवाल अपराधी का नहीं है। 9 नोटिस जो भेजे गए, हर नोटिस का जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया कि दरअसल यह गैर कानूनी नोटिस है, और कभी भी वो पेश नहीं हुए। अगला मैसेज और बड़ा है, क्या वाकई ईडी अब इसके बाद किसी को भी नोटिस भेजेगी तो वह पेश नहीं होगा, और उसकी गिरफ्तारी करनी है तो कर लीजिए, क्योंकि 4 जून तक, यानी जब तक चुनाव परिणाम आने उससे पहले 1 जून को आखिरी वोटिंग होनी है, तब तक इस देश के भीतर में अगर ईडी या उसकी गिरफ्तारी या जेल में डालने की प्रक्रिया इस देश की राजनीति में समा जाएगी, तो एक झटके में इस देश की राजनीति में जनता और जनता के साथ तमाम राजनीतिक दलों के एजेंडे इस रूप में बदलेंगे कि मुश्किल सत्ताधारी पार्टी को होगी। अब यहां से जो सबसे बड़ा सवाल निकलता है, क्या इन सब के बीच जनता की भागीदारी राजनीतिक तौर पर अगर दिल्ली की राजनीति में हो रही है, अगर वो पंजाब की राजनीति में हो रही है,
अगर वो इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दलों के भीतर हो रही है तो फिर इन जांच एजेंसियों को राजनीतिक तौर पर ही क्यों नहीं रखा जाए, यह क्या अगला आदेश होगा? यानी दिल्ली के जरिए या दिल्ली की राजनीतिक धड़कनों के जरिए इस देश के भीतर सरकार के गवर्नेंस, जो मोदी सरकार के गवर्नेंस हैं, उसको कहीं ना कहीं सीबीआई, ईडी, आईटी या तमाम प्रक्रियाओं के जरिए सामने रखने का अगला प्रयास होगा या जनता के साथ जुड़ने की बात होगी। यहां तीसरा सवाल एक और है, क्योंकि अब सवाल स्कूलों का आने वाला है, जहां पर बच्चों के साथ कोई मुश्किल ना हो और बच्चों की पढ़ाई और उनके साथ जो वहां पर फीस माफ है या फ्री में जो दिया जाता है उसमें और सुविधाएं कैसे दी जाए। तो दिल्ली के भीतर क्या तीसरा आदेश उनको लेकर आने वाला है? ये तमाम सवाल कमोवेश हर राज्य में उठ सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि दूसरे राज्यों में अपनी गद्दी पर बैठकर और सीएम हाउस में मस्ती में बैठा हुआ भी कोई मुख्यमंत्री अपने राज्य के भीतर में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर या पानी को लेकर, पानी सप्लाई को लेकर या स्कूल को लेकर उतनी चिंता व्यक्त नहीं करता है जितना दिल्ली के भीतर यह राजनीतिक मुद्दा बन गया। तो क्या यह गले की फांस है? हमें लगता है कि इसके आगे की अब दो परिस्थिति को और समझ लीजिए, क्योंकि आज दिल्ली के भीतर जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे थे और आम आदमी पार्टी ने तय किया कि वह प्रधानमंत्री का घर घेरेंगे। यानी समझ गए कि इस दौर की राजनीति की नब्ज कहां पर है और बीजेपी नहीं बल्कि भारत की राजनीति के बीच में कोई शख्स खड़ा है तो वह इस देश के प्रधानमंत्री है और उन्हीं के इर्द गिर्द पूरी राजनीति इस देश की चल रही है। तो क्यों नहीं सीधे उन्हीं की घेराबंदी हो। और नजारा दिल्ली के भीतर इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ धारा 144 लगी, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का विरोध करने के लिए और केजरीवाल को बर्खास्तगी को लेकर बीजेपी भी सड़क पर आ गई। तो धारा 144 भी लगी है, बीजेपी भी सड़क पर, और बीजेपी उसी राजनीति को आगे बढ़ा रही है जिस राजनीति को आम आदमी पार्टी चाहती है कि वो आगे बढ़ जाए। अब यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल है, राजनीतिक तौर पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच क्या ये एक मुश्किल स्थिति में केंद्र सरकार आकर खड़ी हो गई है, जहां पर उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब उस राजनीति को कैसे पाटे जहां पर करप्शन के खिलाफ वो लड़ती हुई दिखाई दे, जहां पर इस देश के भीतर में विपक्ष के उन नेताओं को वो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप हो या करप्शन के दूसरे चार्ज हो, उसको लगाए तो वह ईमानदारी के तौर पर नजर भी आए। यह सवाल जाहिर है अदालतों के साथ भी तय होगा। निचली अदालत ने रिमांड पर भेजा, कल इंतजार करना होगा हाईकोर्ट क्या करेगा, फिर 28 तारीख को निचली अदालत को फिर तय करना है कि रिमांड कंटिन्यू करें या जेल भेज दें, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता होगा हाईकोर्ट के बाद। तो यह रास्ता एक तो अदालत के जरिए तय हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव प्रचार और राजनीतिक तौर पर सियासत को साधने की प्रक्रिया में दिल्ली की राजनीति जिस तरीके से खड़ी हो गई है, उसमें बीजेपी भी अपनी पारंपरिक राजनीति में ही गुम हो जा रही है, क्योंकि वह भी आज सड़क पर उतरी। तो दो दृश्य आपके सामने हैं। पहला दृश्य देखिए, बीजेपी के लोग विरोध कर रहे हैं। तो दिल्ली में धारा 144 और बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर। जी नहीं, हम आपको एक दूसरा दृश्य दिखलाते हैं। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो सड़क पर, और उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की बड़ी तादाद, यानी आम आदमी पार्टी को पकड़ने के लिए, गिरफ्तारी करने के लिए दिल्ली पुलिस तैनात है। और इससे पहले जो आपने दृश्य देखा वो बीजेपी का था, जहां बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी थी और रैली खुलेआम चल रही थी। तो राजनीतिक तौर पर दिल्ली कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि दिल्ली की सड़कों पर निकलने के बाद आपको इसका एहसास ना हो कि हो क्या रहा है और उस राजनीति में आप कहां पर खड़े हैं। तो एक क्षण के लिए आम आदमी पार्टी की इस परिस्थिति को भी देख लीजिए।
अब यह तो समझना होगा कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार के पास कोई ताकत नहीं है। यह सारी ताकत दिल्ली के उपराज्यपाल को सौंपी जा चुकी है और बाकायदा इसके लिए पार्लियामेंट में विधेयक लाया गया। और दिल्ली सरकार के पास जब ताकत थी तब भी दिल्ली पुलिस उसके पास नहीं थी, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और सुरक्षा के लिहाज से यह गृह मंत्रालय के पास रहनी चाहिए, इस पर बहुत पहले से मुहर लगी हुई है। तो सवाल उस मुहर को मिटाने या बनाने का नहीं है, सवाल यह है कि चुनाव के वक्त मैसेज क्या जा रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। अमित शाह बीजेपी की पूरी रणनीति बनाते हैं चुनावी तौर पर। इस दौर में जो ईडी को लेकर जो सवाल करप्शन के उठ रहे हैं, उसको राजनीतिक रैलियों में जिक्र कोई दूसरा शख्स नहीं, प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। और जब वो करप्शन को आधार बनाकर ये कहते हैं कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो विपक्ष के उन तमाम नेताओं के चेहरे आपके सामने रेंगने लगते होंगे। हां, ये लोगों ने करप्शन किया है, लेकिन उसके बाद अगला हिस्सा आपके सामने आता होगा कि इनमें से कितने लोग थे जिन्होंने बीजेपी अपने साथ ले गई और उनके खिलाफ तमाम कार्रवाई बंद हो गई, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है। लेकिन अगला सवाल सबसे बड़ा यह है कि चुनाव के वक्त में अगर गिरफ्तारी राजनीतिक तौर पर एक मजबूत हथियार बन जाए, अगर जेल में मुख्यमंत्री और वहां से आदेशों को देकर अपने वोटरों के साथ वह जुड़ रहा है, तो इससे बड़ा हथियार राजनीतिक तौर पर क्या हो सकता है, शायद यह राजनीति में पहली बार उठकर सामने आ रहा है। जो 4 महत्वपूर्ण सवाल इस दौर में उठे हैं, उससे पहले हमें लगता है कि दिल्ली के एक मंत्री गोपाल राय की बात को सुनिए। वो क्यों कहने को बेचैन हो रहे हैं कि दरअसल दिल्ली को एक पुलिस स्टेट में तब्दील किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक पुलिस स्टेट में बदल दिया है। आज पूरे दिल्ली के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और बार बार आम आदमी पार्टी के कार्यालय को सील करने की कोशिश हो रही है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कार्यालय को जो है सील किया जाए। यहाँ पर कोई शांतिपूर्वक तरीके से कार्यालय संचालित हो रहा है, बार बार पुलिस को लगा करके बैरिकेड किया जा रहा है। ये समझ के परे है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो जनता का गुस्सा है उसका जवाब देना पड़ेगा। पुलिस को बैरिकेड को लगा करके भारतीय जनता पार्टी के नेता पीछे नहीं छुप सकते हैं और ये तानाशाही का जो विस्तार किया जा रहा है, इसके खिलाफ जनता लड़ेगी और हम भी लड़ते रहेंगे। असल सवाल इन्हीं की बातों में छुपा है। दरअसल दिल्ली के जरिए इस देश का लोकसभा चुनाव चाहे अनचाहे एक ऐसी स्थिति में जाकर खड़ा हो गया है जहां पर इस देश की जनता को तय करना है कि अगर वह किसी भी जगह पर अपने पार्टी को चुनती है या अपने नुमाइंदों को चुनती है या जिन्हें मुख्यमंत्री बनाती है, उसके बाद केंद्र सरकार की कोई भी पहल अगर उसके खिलाफ होती है तो वो क्या करेंगे। दूसरा सवाल है कि इस दौर में केजरीवाल की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी इसको मुद्दा नहीं बना रही है, इसको मुद्दा बीजेपी बना रही है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इस देश की राजनीतिक परिस्थितियों में केजरीवाल को एक बड़े नेता के तौर पर खड़ा करने की दिशा में ले जा रही है। यानी दिल्ली की धड़कनों को सिर्फ दिल्ली के आश्रय मत सुनिए, बल्कि इस देश के भीतर अलग अलग प्रांतों में जो कुछ भी हुआ, चाहे वह महाराष्ट्र के भीतर शिवसेना और एनसीपी का टूटना हो, चाहे वो झारखंड के भीतर सोरेन का जेल में जाना हो जो वहां के मुख्यमंत्री थे, चाहे इस दौर की राजनीति में बिहार के भीतर तेजस्वी यादव को पता नहीं कब कौन कैसे गिरफ्त में ले लेगा और जब वो नाबालिग थे उस दौर के आरोप भी उन पर मढ़े गए हैं। ये परिस्थितियां इस देश के भीतर में अब इस तरीके से उठ रही है कि क्या सब कुछ के केंद्र में दिल्ली का मॉडल राजनीतिक तौर पर जिसको केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के बाद बना दिया है, वही कहीं राजनीतिक मुद्दा तो नहीं बन जाएगा। यह कम से कम बीजेपी के लिए या कहे
प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो सब कुछ इस दौर में बीजेपी की रणनीति बनाने से लेकर विपक्ष को धराशायी करने की बिसात को लगातार बिछा रहे हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती नई परिस्थिति में यही उभर कर आ गई है। इससे पहले अक्सर इस बात का जिक्र होता था कि दरअसल इंडिया गठबंधन के भीतर इतनी लकीरें हैं कि वो लकीर एकजुट हो नहीं सकती है, और यह फैक्ट भी था और यह कई जगहों पर नजर भी आया। लेकिन दिल्ली मॉडल ने एक नई परिस्थिति इस देश के सामने खड़ी कर दी, जिसमें दिल्ली की 7 सीट कोई मायने नहीं रखती है। मायने रखता है वोटर और उसके द्वारा चुना गया उसका नुमाइंदा, और वो नुमाइंदा का गिरफ्तारी का डर या जेल जाने का डर, और पार्टी को तोड़ना या विधायकों की खरीद फरोख्त या सांसदों तक को इधर से उधर ले जाने की परिस्थितियां। यानी चुनाव कोई मायने ना रखें, क्या इस दौर की राजनीति ऐसी हो गई थी? और यह मुद्दा दिल्ली के राजनीतिक धड़कन के साथ बड़ा हो चला है। इसीलिए जिन 4 सवालों का हमने आपसे जिक्र किया, उसकी नब्ज को आज पकड़ लीजिए। पहला मुद्दा, प्रधानमंत्री करप्शन को लेकर कहीं भी रैली करेंगे तो दिल्ली के भीतर जो शराब नीति बनी, उस शराब नीति का जो प्रमुख व्यक्ति जो पैसे वाला था, उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को पैसा क्यों दिया? तो करप्शन का मुद्दा धराशायी हो गया। दूसरी बात, चुनी हुई सरकार में अगर ईडी किसी को नोटिस भेजती है और वह व्यक्ति उसको गैर कानूनी करार दे देता है, तो राज्य के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी अगर कर ली जाती है तो उस गिरफ्तारी का क्या मतलब निकाला जाए? क्या इतनी ताकत जांच एजेंसियों के पास है बिना राजनीतिक ताकत के, जो इस दौर में घालमेल हो चला है? तीसरी परिस्थिति, क्या एक ऐसी परिस्थिति इस देश में बन गई कि किसी को भी जेल में डालिए और उसके बाद कहिए कानून कहता है कि आपको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, तो एक शख्स ने इनकार कर दिया और उसके बाद एक झटके में समूची राजनीतिक बिसात डगमगाने लगी, जो दिल्ली में हुआ। और चौथी परिस्थिति कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां वोटरों को लेकर अगर नेता आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते रहेगा तो वोटर ही नेता बनाता है और वोटर ही नेता को धराशायी करता है। और यह दिल्ली मॉडल की एक अजीबोगरीब दास्तां उभरकर सामने आ गई है, जिसमें सवाल यह नहीं कि जेल में बंद है वो इस्तीफा दे या ना दे। सवाल यह है कि इस देश के भीतर में जो जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कोई बातचीत हो या ना हो। चौतरफा लड़ाई और चौतरफा मुद्दे और चारों तरफ से घेराबंदी की राजनीति दिल्ली की धड़कनों का मतलब यही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।